एक तरफ एक ऐसे नेता का घोषणा पत्र जिसकी जीत के दावे भारत का हर चुनावी पोल कर रहा है। बुलेट ट्रेन का काम जोरों से चल रहा है और करीब करीब पूर्णता पर पहुंच रहे हैं। दूसरी ओर एक ऐसा घोषणा पत्र जो भारत के आधे बजट को रेवड़ी बना सकता है। 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। और तीसरी ओर देश को दिग्भ्रमित करते विदेशी लोग। क्या हमें सही में डबल हाईवेज की जरूरत है, डबल एयरपोर्ट्स की जरूरत है? क्या अंतर है बीजेपी और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जिसके बल पर आप वोट देने वाले हैं? क्या कोई ऐसी पार्टी भी है जिसने देश तोड़ने वाला मैनिफेस्टो तैयार किया है? और किस पार्टी के जीतने से भारत का क्या हाल होगा? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 14 अप्रैल 2024 भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र या कहें मैनिफेस्टो जारी किया और उसके बाद अलग अलग प्रकार के रिएक्शंस आए। किसी ने कहा वाह मोदी जी वाह क्या मैनिफेस्टो बनाया है, और किसी ने कहा अबे ये क्या मैनिफेस्टो बनाया है। तो क्या है भाजपा के संकल्प पत्र में? भाजपा का 69 पेज का मैनिफेस्टो खोलते ही प्रथम पेज पर बड़ा बड़ा लिखा है मोदी की गारंटी, साथ में लिखा है फिर एक बार मोदी सरकार। जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी की फोटो लगी हुई है बड़ी बड़ी सी। यदि इसे 2014 के मैनिफेस्टो से कंपेयर करें तो 2014 में अटल जी, आडवाणी जी और राजनाथ जी तीनों के छोटे छोटे और मोदी जी की एक बड़ी फोटो लगी हुई थी और साथ में लिखा हुआ था सबका साथ सबका विकास। और अब इस कंपैरिजन से जिसे जो समझना है वो समझ सकता है। फिर जब इंडेक्स खोलते हैं तो इंडेक्स में हर चैप्टर पर मोदी की गारंटी मेंशन किया गया है। ये कपिल सिब्बल जी को थोड़ा सा चिढ़ाने का प्रयास अधिक लग रहा है क्योंकि 6 अप्रैल को ही सिब्बल जी ने कुछ ऐसा कहा था। राजनीति में गारंटी देना ही मैं समझता हूँ कानून के खिलाफ है। इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक्शन लेना चाहिए कि मोदी जी आप कैसे गारंटी कर सकते हो। आप ये तो कह सकते हो कि मैं प्रयास करूंगा, अब गारंटी नहीं दे सकते। अब 2024 के मैनिफेस्टो के कंटेंट पर जाते हैं तो भाजपा ने मोदी की गारंटी दी है कि अगले सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड और वन नेशन वन इलेक्शन कर दिया जाएगा। दोनों ही भाजपा की पुरानी मांगे रही हैं। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या कहें नक्सलवाद की भयानक समस्या को जड़ से समाप्त करने की बात भी इसी मैनिफेस्टो में आई है। मैनिफेस्टो सीएए को पूर्णतः इंप्लीमेंट करने की बात करता है, लेकिन इस मैनिफेस्टो में यह कहीं भी नहीं लिखा है कि एनआरसी और एनपीआर इन दोनों को भी इंप्लीमेंट किया जाएगा, जबकि एनआरसी और एनपीआर दोनों ही देश के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। लेकिन जैसा कि ओवैसी ने कहा सीएए को एनपीआर और एनआरसी के बिना नहीं देखना चाहिए, तो क्या भाजपा भी ऐसा ही सोचती है या नहीं वो तो पता नहीं, परंतु अभी के लिए भाजपा ने रेडियो साइलेंस बना रखा है एनआरसी और एनपीआर के मुद्दे पर। और ये मुद्दा ना 2019 के मैनिफेस्टो का मेन हाईलाइट था। मैनिफेस्टो फिर ज्ञान की बात करता है। ज्ञान यानी GYAN, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, जिसमें पेज नंबर 11 पर जो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन अभी चल रहा है उसे कंटिन्यू रखने की बात करते हैं। आयुष्मान भारत की स्कीम जिसमें गरीबों को 5 लाख तक फ्री उपचार मिलता है, उस स्कीम में वृद्ध और ट्रांसजेंडर्स इनको भी जोड़ने की बात की गई है। तो यहां से ट्रांसजेंडर्स के लिए भी कुछ सोचती हुई ये सरकार दिख रही है, जबकि LGBTQ कम्युनिटी इस सरकार को पानी पी पी के गाली देती है। फिर यह मैनिफेस्टो पेज नंबर 12 पर पीएम आवास योजना को सभी गरीब परिवारों तक पहुंचाने की बात करता है, जो कि अभी तक एक स्पेसिफिक नंबर था। हर घर नल से जल योजना पर बड़ा एम्फेसिस दिया जाता है मैनिफेस्टो के अंदर। 3 करोड़ गांव की महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की बात होती है। फिर गरीब परिवारों के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी और स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए इंडस्ट्री फोकस्ड फ्री कोर्सेज लॉन्च करने की बात की जाती है इसी मैनिफेस्टो के अंदर। फिर मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए कई प्लानिंग्स की गई हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि टियर 3 और टियर 2 सिटीज में स्टार्टअप इकोसिस्टम को क्रिएट किया जाएगा और उसे फेलिसिटेट करने के लिए IITs और IIMs खोले जाएंगे। और ऐसे ही बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी दिखाई देती है, जिसमें एक स्पेसिफिक बजट दिया जाएगा स्टार्टअप इकोसिस्टम को क्रिएट करने के लिए। वहीं भाजपा का मैनिफेस्टो स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए कई स्कीम्स की बात करता है, जैसे अटल टिंकरिंग लैब्स, हैकाथॉन, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम और स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी स्कीम। वहीं मुद्रा लोन भी इसी के लिए शुरू किया गया था। फिर इस मैनिफेस्टो में मेडिकल कॉलेजेस की बात की जाती है। कहा जाता है कि एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस में नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाई जाएंगी और साथ ही साथ कई अन्य मेडिकल कॉलेजेस बनाए जाएंगे। फिर किसानों के लिए ना बड़ी सारी स्कीम्स हैं।
पर एक स्कीम जो थोड़ी हटके है वो है भारत को न्यूट्री हब ऑफ द वर्ल्ड बनाने की बात, जिसमें श्री अन्न यानी मिलेट्स की कल्टीवेशन को प्रमोट करने की बात की गई है। फिर भारत को ग्लोबल लीडर बनाने के संदर्भ में भी कई बातों को कहा गया है, जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट की बात की जाती है ताकि भारत ग्लोबल डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बन पाए। ग्लोबल स्तर पर आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की बात की जाती है और भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात मुख्य है। उधर से डेवलपमेंटल फ्रंट पर हर ट्रेन में भारत का बना कवच सिस्टम इंस्टॉल करने की बात रखी गई है ताकि एक्सीडेंट्स को रोका जा सके। 15,000 किलोमीटर की सड़कें बनाने का वादा किया जा रहा है और हर मेजर सिटी में एक रिंग रोड बनाने की बात की गई है। जिसे रिंग रोड का महत्व नहीं पता वो दिल्ली के लोगों से पूछे। 5G नेटवर्क के प्लान को एक्सपेंड करने की बात है, 6G को डेवलप करने की और 2 लाख ग्राम पंचायतों को भारत नेट से जोड़ने की और हाई स्पीड इंटरनेट सब तक पहुंचने की, ये सभी बातें इसी मैनिफेस्टो में की गई हैं। फिर वेस्ट के अलावा नॉर्थ, ईस्ट और साउथ में भी बुलेट ट्रेन चलाने की बात मैनिफेस्टो में की जा रही है। आज जैसे पश्चिम हिस्से में एक बुलेट ट्रेन काम करने जा रही है, अब भाजपा का संकल्प है आने वाले समय में उत्तर भारत में एक बुलेट ट्रेन, दक्षिण भारत में एक बुलेट ट्रेन और पूर्वी भारत में एक बुलेट ट्रेन। और भारत को लीडिंग एविएशन इकोसिस्टम देना ये एक अन्य प्रायोरिटी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और विकसित भारत के लिए परिकल्पना की गई है कि 2047 तक भारत विकसित हो जाएगा। 2036 में भारत ओलंपिक को होस्ट करेगा और उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है वो अभी किया जाएगा। गगनयान में मैन मिशन किया जाएगा और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाया जाएगा। उधर से साइंटिफिक रिसर्च के लिए अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा और उसके लिए 1 लाख करोड़ की लागत लगेगी जो कि बजट दिया जाएगा। तो कुछ ऐसी परिकल्पना भारत के लिए भाजपा करती है। अब कांग्रेस और लेफ्ट का मैनिफेस्टो क्या है, उसकी क्या परिकल्पना है, वो अगले अध्याय में देखते हैं। देखिए, जैसे बीजेपी के संकल्प पत्र पर मोदी की गारंटी लिखा हुआ है, उसके उलट कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो पर न्याय पत्र लिखा हुआ है, जिसका संदेश साफ है कि इस देश पर पिछले 10 वर्षों में अन्याय किया गया है। वहीं बीजेपी के लीडर्स कांग्रेस के इस घोषणा पत्र को पाकिस्तान का घोषणा पत्र कह रहे हैं। मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो का कोई वैल्यू नहीं है। मैनिफेस्टो देखने से लोग कंफ्यूज हो जाएगा कि ये भारत का चुनाव का मैनिफेस्टो है क्या पाकिस्तान का चुनाव का मैनिफेस्टो। आखिर बीजेपी क्यों कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पाकिस्तान का मैनिफेस्टो कह रही है? क्योंकि कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम समुदाय के अपीजमेंट से भरा हुआ है। इस न्याय पत्र के पेज 8 पर लिखा है कि मुस्लिम छात्रों को विदेश जाकर पढ़ने के लिए दी जाने वाली मौलाना आजाद स्कॉलरशिप को दोबारा चालू किया जाएगा, जिसे दिसंबर 2022 में वैलिड रीजंस के कारण स्क्रैप कर दिया गया था। पेज 8 के ही 7वें पॉइंट पर मेंशन किया गया है कि अल्पसंख्यकों को उनके पर्सनल लॉज दिए जाएंगे, बेसिकली शरिया लॉ का इंप्लीमेंटेशन। ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है बीजेपी द्वारा प्रॉमिस्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड के, जिसके अनुसार भारत के हर नागरिक के लिए कानून सेम होना चाहिए। पेज नंबर 25 पर कांग्रेस का न्याय पत्र कहता है कि माइनॉरिटीज के भीतर से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नंबर बढ़ा दिया जाएगा और माइनॉरिटीज के छात्रों को 7.5 लाख रुपए का लोन बिना कोलेट्रल के दिया जाएगा। पर कुछ एक्सपर्ट यहां तक कह रहे हैं कि कांग्रेस इशारों में कम्युनल वायलेंस बिल वापस लाने की बात कर रही है। पेज नंबर 42 पर कहा गया था कि हम भीड़ द्वारा किए गए गुनाहों को दंडित करने के लिए नया कानून लाएंगे। यूपीए 2 के शासनकाल में एक ऐसा कानून लाने का प्रयास किया गया था जिसके अनुसार कहीं भी कोई भी दंगा हो, दोषी मेजॉरिटी कम्युनिटी यानी हिंदू समुदाय को ही माना जाएगा। इसे कम्युनल वायलेंस बिल कहा गया। तो ये कुछ कारण है कि बीजेपी के नेता इसे पाकिस्तान का मैनिफेस्टो कह रहे हैं, क्योंकि 1936 में जब मुस्लिम लीग ने अपना मैनिफेस्टो निकाला था तो उसमें भी कुछ ऐसे ही प्रोविजंस दिए गए थे। पर माइनॉरिटी से इतर जब जातियों की बात होती है तो कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में जातिगत जनगणना करवाने की बात करती है, जिसे अंग्रेज तक अपने समय में ही बंद करवा चुके थे। इसी प्रकार से रोहित वेमुला एक्ट को लाए जाने की बात इस मैनिफेस्टो में हो या अन्य कई सेक्शंस, वो हिंदू समुदाय को जातियों के आधार पर तोड़ते दिखेंगे आपको। वैसे इस चीज में बीजेपी भी पीछे नहीं है, क्योंकि SC/ST एट्रोसिटी एक्ट पर न्यायपालिका का डिसीजन वो बीजेपी भी बदल चुकी है। हो सकता है कि इससे राजनीतिक फायदा मिले, पर अनेकों लोगों को नुकसान हो रहा है इस अपीजमेंट का, और इससे उन लोगों का भी नुकसान हो रहा है जिन पर सच में अत्याचार होते हैं। इसके अतिरिक्त कांग्रेस के सहयोगी दलों ने भी मैनिफेस्टो बनाए हैं जिसमें आर्टिकल 370 को दोबारा से रिस्टोर करने की बात, यानी कि कश्मीर में फिर से वही पत्थरबाजी वाला दौर आरंभ। इसके अलावा CAA जैसे कानून को स्क्रैप करना, यानी सताए हुए हिंदुओं
का विध्वंस, नई एजुकेशन पॉलिसी को हटा देना जिसमें मुगलों को केवल उतना ही वेटेज दिया जा रहा है जितने के वो योग्य हैं। इन्हीं मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया गया है कि एनएसए और यूएपीए जैसे कानूनों को हटा दिया जाएगा जिनसे उमर खालिद जैसे देशद्रोही कभी जेल ना जा सके। मृत्यु दंड को भी हटा दिया जाएगा जिससे अफजल गुरु जैसे दुर्दांत आतंकवादियों को बचाया जा सकेगा और भारत के सारे परमाणु हथियार नष्ट कर दिए जाएंगे जिससे हम फिर से चीन या पाकिस्तान के समक्ष बिल्ली बनकर बैठ सके। क्या यह आपको भारत का मैनिफेस्टो लग रहा है या पाकिस्तान का? इन सभी बातों से लोग एग्री या डिसएग्री हो सकते हैं, पर कुछ बातें हैं जिन्हें मैं पर्सनली पॉइंट आउट करना चाहता हूं। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में अगले 10 सालों में भारत की जीडीपी को डबल करने की बात कर रही है। भारत की जीडीपी आज 3.7 ट्रिलियन डॉलर है और अगले कुछ सालों तक यदि भारत 7 से 8% की ग्रोथ रेट से बढ़ता है, जो कि पॉसिबिलिटी पूरी दिख रही है, तो 6 सालों में यानी कि 2030 तक भारत की जीडीपी डबल हो जाएगी। कांग्रेस इस कार्य के लिए 10 साल क्यों लेना चाहती है, ये मेरी समझ से बाहर है। इसके अतिरिक्त कांग्रेस का मैनिफेस्टो हर अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट को हर साल 1 लाख रुपए देने की बात कर रहा है, वो भी खटाखट। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। अब ये पैसा कांग्रेस अपने इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे से देगी या कहीं और से लाएगी, ये किसी को नहीं पता, पर ऐसा ही एक प्रॉमिस महिलाओं के लिए भी किया गया है, यानी कि 1 लाख रुपए हर गरीब महिला को हर वर्ष। जब पूछा गया कि भाई ये पैसा कहां से आएगा, तो उत्तर कुछ ऐसा था। तो 10 लाख लोग अगर हैं और उनको अगर 1 लाख दिया जा रहा है, तो ये कैलकुलेटर ही फेल कर गया मेरा। इसमें साइडवेज करके देखिए, साइड पे करके देखिए। हाँ, ये आपने सही बोला। ये कितना हो गया? 1 लाख, 10 लाख। कैन यू काउंट? सॉरी, मेरी मैथ्स बहुत ही पुअर है। अच्छा, ये कितने करोड़ हो गया? लाख करोड़, 1,000 करोड़ या 10,000 करोड़? अब मुझे भी ओके, सो उतना बड़ा नंबर नहीं है शायद। हाँ, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को बनाने वाला व्यक्ति उत्तर नहीं दे पा रहा है, पर मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। कांग्रेस ने 2019 के मैनिफेस्टो में मिनिमम इनकम सपोर्ट प्रोग्राम यानी कि MISP और न्यूनतम आय योजना यानी कि न्याय, ये 2 स्कीम रखी थी, जिससे हर साल 72,000 रुपए भारत के 20% सबसे गरीब लोगों को यानी 5 करोड़ लोगों को दिए जाने थे। इसका भार लगभग 3,60,000 करोड़ यानी भारत की जीडीपी का 2% था। यदि 2024 में किए गए प्रोमिसेस को पूरा किया गया तो केवल महिलाओं को दिए जाने वाला प्रति वर्ष 1 लाख रुपए से ही 3 लाख करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। 2023 का भारत का जो कुल बजट था वो 45 लाख करोड़ रुपए था। आप सोचिए कि भारत के कुल बजट का 10% से अधिक भाग केवल महिलाओं और बेरोजगारों को फ्री की रेवड़ियां बांटने में यदि जा रहा है तो क्या होगा। यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो उस मुद्दे को विश्व के कई अन्य उदाहरणों से समझते हैं। 2009 में इलेक्शन समीप थे और मनमोहन सरकार ने किसानों के 70,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए। फिर 2019 में मोदी सरकार ने किसानों को 6,000 रुपए देना प्रारंभ कर दिया। केजरीवाल ने तो अपनी पूरी की पूरी पॉलिटिक्स रेवड़ी बांटने पर चलाई है और उधर से 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने का काम कोविड के समय प्रारंभ किया गया था, जो कि एक अच्छा कदम था उस समय के लिए, लेकिन उसे कोविड के बाद भी नियमित रखा गया और अगले टर्म में भी उसे नियमित ही रखा जाएगा। कांग्रेस तो इस मामले में और कई कदम आगे चली जाती है और कहती है कि 1-1 लाख रुपए सभी गरीबों के अकाउंट्स में खटाखट आते रहेंगे। ऐसी स्कीम्स का प्रचार मीडिया में होता है और मीडिया इन पर कुछ प्रश्न भी नहीं करती है। एक आम टैक्स पेयर उसी मीडिया पर अपने ही पैसे को ऐसे फ्री में बंटता देखकर तालियां मारता है और बोलता है बस कुछ ऐसे ही मेरा भारत सुपर पावर बन जाएगा। रेवड़ी कल्चर किसी भी देश की नींव को हिला सकता है और यह बात हर पॉलिटिशियन जानता है, हर कोई। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कांग्रेस का मुखपत्र नेशनल हेराल्ड तक इस प्रकार के आर्टिकल्स लिखता है, परंतु फिर भी मैनिफेस्टो कांग्रेस का रेवड़ी बांटने वाला ही बनता है। और ये ना एक दलदल है, एक ऐसी दलदल जिसमें आप एक बार कूदे तो उसमें से निकलना कठिन हो जाता है और देश के देश इस दलदल में डूबकर समाप्त हो जाते हैं।
जिसके कई उदाहरण विश्व ने देखे हैं। चलिए, फोर्ब्स के अनुसार 1990s में विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति वाले देशों में से एक देश का उदाहरण लेते हैं और उसकी सच्ची कहानी से प्रारंभ करते हैं। एक ऐसा देश जिसके पास 90s में इतना तेल था कि सभी गल्फ के देशों को मिला लिया जाए और उनके पास टोटल जितना तेल हो उससे अधिक तेल इस देश के पास। एक ऐसा देश जिसका टूरिज्म 1990s के दशक में विश्व में तीसरे नंबर पर था और सबको लगता था कि ये अपने से आगे दोनों देशों को भी शीघ्र ही पछाड़ देगा। हम किस देश की बात कर रहे हैं यहाँ बात हो रही है वेनेजुएला की। 2001 तक यह देश साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का सबसे अमीर देश था, लेकिन 2017 तक इस देश के अस्पताल बीमार बच्चों से भरे हुए थे। डॉक्टर्स एक्सरे नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि एक्सरे मशीनें ही नहीं थी। लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं था और ना ही देश में बिजली थी। देश में श्रम का जो पारिश्रमिक 20 वर्ष पहले मिलता था उससे 70% कम अब मिल रहा था। पूरे देश की लगभग 77% जनसंख्या एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रही थी। कैसे हुआ एक अमीर देश का ये हश्र? तो 1998 में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बनते हैं ह्यूगो शावेज और ये ना एक सोशलिस्ट लीडर थे। इनकी पॉलिसीज फ्रीबी वाली ही थी। भाई इतने बड़े लेफ्टिस्ट थे कि इन्होंने अमेरिका के साथ अपने सभी संबंध समाप्त कर दिए और चीन और रूस को ही अपना मित्र बनाया। आज यदि आप भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का मैनिफेस्टो देखोगे तो उन्होंने भी सीधे रूप से लिखा है कि यदि वो सत्ता में आते हैं तो अमेरिका के साथ भारत के टाइज को समाप्त करके चीन को मित्र बनाया जाएगा। तो यही काम तो वेनेजुएला में भी हुआ था। रूस और चीन ने इन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर्स कर्जे में दिए। शावेज ने ऑलमोस्ट हर कमोडिटी का प्राइस वेनेजुएला में फिक्स कर दिया, यानी कंपनी को घाटा हो या लाभ उसका दाम नहीं बढ़ेगा। और एक दो नहीं, भयंकर लेवल पर वेलफेयर स्कीम्स चला दी गई। गरीब बच्चों को हर महीने $100 दिए जाने लगे। शावेज वहां की जनता के हीरो बन गए थे और जब तक जिए प्रेसिडेंट बनकर जिए। फिर 2013 में जब उनकी मृत्यु हो गई तो उन्होंने अपने सक्सेसर को भी चुना। शावेज की तरह ही वो भी फ्रीबीज बांटते थे और आज वेनेजुएला वापसी की राह पर दूर दूर तक लौटता नहीं दिख रहा है। 2017 में 1600% इन्फ्लेशन था वेनेजुएला का। 1600%। एक देश की मौत यहीं से दिखाई देती है। दूसरा उदाहरण है हमारा मित्र और पड़ोसी श्रीलंका। 2019 में राजपक्षे की सरकार थी और उन्होंने अपने पोल प्रॉमिस को पूरा करने के लिए टैक्स कट कर दिए। लोग बड़े प्रसन्न थे। फिर कंपनीज से एफडीआई आकर्षित करने के लिए उन्होंने एक नया नियम बनाया। नियम था कि कंपनीज का टैक्स भी एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा और फिर कहा गया कि ऑर्गेनिक खेती करो। इन 3 स्कीमों ने मिलकर एक इकोनॉमिक डिजास्टर बनाया और पूरे देश की इकोनॉमी क्रम्बल कर गई। इस प्रकार के देशों के ना कई और उदाहरण हैं, पर क्या हम इन उदाहरणों से सीख पाएंगे या नहीं, असली प्रश्न यही है। और इन सभी चीजों के मध्य बड़े सारे लोग आपको दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। कौन है ये लोग और कैसे आपको दिग्भ्रमित किया जा रहा है, वो आगे देखते हैं। यदि मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मेरे अनुसार बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी समाजवाद के नारे हैं और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो ये नारे भर भर के प्रेजेंट हैं। पर बीजेपी का मैनिफेस्टो साथ में ग्रोथ की बात भी कर रहा है और कांग्रेस और सहयोगी दलों का मैनिफेस्टो भारत की अखंडता और हिंदुओं के लिए डेंजरस है। और ये बातें जो है वो बीजेपी के पक्ष में चली जाती हैं, परंतु इसका आरोप कांग्रेस और सहयोगी दलों का मैनिफेस्टो बनाने वाले लोगों को जाना चाहिए। लेकिन इस सारी भसड़ के मध्य एक पूरी की पूरी लॉबी कुछ ऐसी बातें कह रही है जो केवल एक कॉन्स्टिपेटेड माइंड कह सकता है। एक सज्जन कह रहे हैं कि भारत को सड़कें बनाने की आवश्यकता ही क्या है। आगे इन्होंने प्रॉमिस किया है कि 2022 तक ही डबल कर देंगे नंबर ऑफ हाईवेज को और एयरपोर्ट्स को भी डबल कर देंगे। अब ये मैंने अनक्लियर की कैटेगरी में इसलिए डाला है दोस्तों, क्योंकि क्या हमें सही में जरूरत है और हाईवेज की? ये सज्जन जिस देश में रहते हैं वहां यही एक्सप्रेसवेज 1930 में बनने आरंभ हो गए थे। इनफैक्ट इस सज्जन के द्वारा अपने देश को रिजेक्ट करते हुए दूसरे देश में रहने के पीछे का सबसे बड़ा कारण भी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर ही होगा। पर जब भारत में वही इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की बात आ रही है तो स्थान विशेष से कुरकुरे वाली आवाज आने लगी है और इसी कारण ऐसे लोगों को ट्यूशन देना अनिवार्य है। 2020 के अंत तक चीन में 1,61,000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवेज थे, जबकि 2014 तक भारत में केवल 997 किलोमीटर के एक्सप्रेसवेज थे। इसके बाद थोड़ी सी तेजी पकड़ी गई और भारत में जुलाई 2023 में 5,500 किलोमीटर के एक्सप्रेसवेज बन गए, यानी चीन से अभी भी 30 गुना कम है। भारत में लगभग 8,000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवेज इस समय बन रहे हैं और इससे कुछ अधिक कागजों में चल रहे हैं, यानी आने वाले कुछ ही वर्षों में भारत में 30,000 किलोमीटर के लगभग एक्सप्रेसवेज होंगे। विच मीन्स कि यदि चीन ने 2020 के बाद एक भी एक्सप्रेसवे नहीं बनाया है तो भी
भारत चीन से 5 गुना पीछे रहेगा। चीन भारत से क्षेत्रफल में लगभग 3 गुना अधिक है, तो उस अनुपात से भारत के पास 50 से 60 हजार किलोमीटर के एक्सप्रेसवे होने चाहिए, तो 30,000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे भी हमारे लिए कम है। और ये लोग कह रहे हैं कि भारत को एक्सप्रेसवे क्यों चाहिए। यदि छोटे देशों की बात करें तो जापान में भी 9,000 किलोमीटर से ऊपर के एक्सप्रेसवे हैं, आज के भारत से लगभग 2 गुने, जबकि भारत जापान से 10 गुना बड़ा अधिक देश है। दक्षिण कोरिया में भी लगभग 5,000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे हैं, आज के भारत के बराबर, जबकि भारत कोरिया से 31 गुना बड़ा देश है। ये उदाहरण दिखाते हैं कि भारत को क्यों, कैसे और कितनी सड़कें चाहिए। पर कुछ लोगों ने एक सौतेली अमीर माँ को सिलेक्ट कर लिया है तो अपनी सगी माँ को संपन्न होते हुए नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन जो लोग इस भूखंड पर रह रहे हैं, निर्णय उन्हें करना है कि क्या वो विश्व की सबसे अच्छी सड़कें डिजर्व करते हैं या नहीं। क्या हमें सही में डबल हाईवेज की जरूरत है, डबल एयरपोर्ट्स की जरूरत है? परंतु प्रोपेगेंडा यही नहीं रुकता। जब मैं वोट डालने जाऊं, अपने देश के लिए डालने जाऊं, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के पर्यावरण को बचाने के लिए और देश के फ्यूचर को बचाने के लिए। ये है आपका मैसेज उनको, वोट टू सेव योर कंट्री। एग्जैक्टली। एंड सेविंग योर कंट्री मींस गेटिंग रिड ऑफ दिस गवर्नमेंट, डजंट इट? फॉर नाउ यस। तो ये लोग बेसिकली आपको कह रहे हैं कि आपको उन लोगों को चुनना है जो आर्टिकल 370 को दोबारा ले आएं, जो भारत के अगणित वैज्ञानिकों के परिश्रम से बने परमाणु शस्त्रों को नष्ट कर दें, जो दिल्ली दंगे करवाने वाले लोगों को जेल में सड़ने से बचा सके, या फिर केवल एक समाज विशेष की वोट प्राप्ति के लिए नवरात्रों में मांसाहार का भोंडा प्रदर्शन करते हुए आपको तिरस्कृत करें। जो है खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं। आपको कोई ये नहीं बताएगा कि यही लोग आपके ऊपर अधिक टैक्स लगाकर उन फ्री रेवड़ी स्कीम्स में लगाने की तैयारी कर रहे हैं जो ये अनाउंस कर चुके हैं। But taxes will not go up on them. Taxes may go up a little bit, but I don't think that's a major issue. Let's not worry about that. Don't be selfish, okay? Have big heart. How can you see poor people around you and feel that somebody is going to take a 10 paisa out of you? That's not India. This is what you would say to the people of India, the middle class. ये सब ड्रामेबाजी बीजेपी के नेता भी करते हैं। दर्जनों के भाव कांग्रेस के ही लोग बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं, पर राजनीति प्रत्यक्ष खड़े निर्लज्ज नंगे लोगों में सबसे अधिक कपड़े जिसने पहने हैं उसे चुनने का खेल है। कुछ लोग कच्छे उतार कर खड़े हैं और कुछ लोग निक्कर बनियान में खड़े हैं। इन सब चीजों के मध्य राहुल गांधी आपको 10 रीजन दे रहे हैं कि कांग्रेस को वोट क्यों दे। एक लॉबी आपको दिग्भ्रमित भी कर रही है और ऐसे लोग दर्जनों में हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि हम सुपर पावर बन के क्या करेंगे, हमारा प्लान क्या है सुपर पावर बन के? वो काम तो फिर भी बहुत समझ में आता है, लेकिन जो चांद पे पहुंचने की ये होड़ है, भारत जैसी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के नज़र से अगर हम नज़रिए से देखें तो एक बहुत इवॉल्व, बहुत डेवलप कंट्री का वहाँ पर जाना, उसमें उस होड़ में दौड़ लगाना तो समझ में आता है अमेरिका और ये कि किसी की नाक के लिए। भारत के लिहाज से चाँद पर पहुँच जाने के बाद उसके कोई बहुत ज़्यादा कोई आयाम है, उससे कोई बहुत ज़्यादा हमें ऐसा कुछ अचीव हो जाएगा जिससे कि हम कह सके कि नहीं हमारा चंद्रयान एक बार फेल हुआ, 2 बार फेल हुआ, नहीं तीसरी बार हमें लेकिन हासिल करना ही करना है। क्या पिछले 5 वर्षों में आप दिग्भ्रमित हुए हैं? क्या बीजेपी 2019 में जो घोषित घोषणा पत्र था बीजेपी का उसको इंप्लीमेंट कर पाई? वो आगे देखते हैं। 2019 के मैनिफेस्टो में भाजपा ने कई प्रॉमिसेस किए जो 2024 तक पूरे हो जाने चाहिए थे। अमित शाह ने इस पर कहा कि हमने 90% प्री पोल प्रॉमिसेस पूरे कर दिए हैं, परंतु सिद्धरमैया का कहना है कि भाजपा ने 2019 में 600 प्रॉमिसेस किए थे और उनमें से 60 भी पूरे नहीं हो पाए हैं। तो कौन सही है इन दोनों में से? तो भाई इसके लिए 2019 का बीजेपी का मैनिफेस्टो खोलते हैं और जो भी प्रॉमिसेस किए थे उनका आकलन करते हुए चलते हैं। सिंपल। पहली प्रॉमिस थी नेशन फर्स्ट, जिसमें टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को फ्री हैंड देने की बात की गई थी। ये तो भाई सब जानते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस को फ्री हैंड दिया गया है। फिर इसी में ही अगली प्रॉमिस थी कि आर्म्ड फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। कैसे? पेंडिंग इक्विपमेंट्स को परचेज करके। और मोदी सरकार ने ऐसा किया भी है। बड़ी सारी पेंडिंग डिमांड्स थी सेना की जिन पर काम हुआ है, जैसे यूएससी की SIG 716 राइफल की डिमांड पेंडिंग थी, उसे पूरा किया गया, या फ्रांस से राफेल विमान को मंगाया गया जो कि लंबे समय से पेंडिंग था, या फिर चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर और अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर वो भी मंगवाए गए, या S-400 एयर डिफेंस सिस्टम उसे भी रूस से मंगवाया गया। इसके अलावा सेना की बड़ी सारी पेंडिंग डिमांड्स को मेक इन इंडिया के अंतर्गत भी पूरा कराया गया। लेकिन इसमें जो समस्या है वो ये है कि एयरफोर्स के लिए 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स मंगाए गए, वो पर्याप्त नहीं थे, कम से कम 22 चाहिए थे। ऐसे ही राफेल में 126 प्लेन चाहिए थे, आए कितने?
36। लेकिन इसमें दूसरी साइड ये भी है कि बाकी के राफेल भी मिलेंगे, मगर वो मेड इन इंडिया होंगे और नागपुर में उनका प्लांट लग रहा है। या फिर अपाचे, उनके भी मेड इन इंडिया ऑल्टरनेटिव्स दिए जाएंगे। तो इस प्रॉमिस को भी पूर्ण शाही माना जा सकता है। फिर अगली प्रॉमिस थी डिफेंस सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की। अब इस क्षेत्र में क्या हुआ वो बहुत सारे लोगों से छुपा नहीं है, क्योंकि भारत अब भारतीय फोर्स की अधिकांश आवश्यकताएं भारत से ही पूरे करने का प्रयास करता है और डिफेंस एक्सपोर्ट भी एक वर्ष में 21,000 करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है। फिर इसमें अगली प्रॉमिस आती है नक्सलवाद से प्रखरता से लड़ने की। डेटा बताता है कि नक्सल वायलेंस में 70% तक की कमी आ चुकी है और 2021 तक का डेटा बताता है कि नक्सलिज्म मात्र 46 डिस्ट्रिक्ट में सिमटकर रह गई है। अमित शाह के अनुसार अगले 3 वर्षों में देश से नक्सलों की समस्या जो है पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। फिर अगली प्रॉमिस थी आर्टिकल 370 हटाने की, जिसे लोग कहते थे कि किसी का बाप भी नहीं हटा सकता, हटा दिया। फिर अगली प्रॉमिस थी डबलिंग फार्मर्स इनकम। ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसमें सरकार ये कह सकती है कि वो कुछ लॉज लेकर आए थे जिससे किसानों की आय दुगनी हो जाती, पर ऐसा हो ना सका। इसी क्रम में एक पॉइंट है ब्लू रेवोल्यूशन का, यानी मत्स्य किसानों का। तो सरकार ने लगभग 38,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, जिससे मत्स्य प्रोडक्शन जो है वो दोगुना हो गया है और दोगुने प्रोडक्शन से दोगुनी आय संभव है। फिर भारत को 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का भी प्रॉमिस किया गया था, लेकिन भारत $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2024-25 तक बन पाएगा और 2026-27 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा। विश्व की तीसरे नंबर की इकोनॉमी भी अगले 3 वर्षों में भारत बन सकता है। 2 वर्षों का डिले है, पर सही पाथ पर हैं और इसमें कोविड को भी कंसीडर हमें करना ही होगा। कल्चरल हेरिटेज के पॉइंट पर आए तो राम मंदिर का प्रॉमिस था, हो गया। भारतीय फेथ को कंजर्व करने का प्रॉमिस था, उस पर भी काम किया गया। नमामि गंगे में गंगा मैया को साफ करने की बात कही गई थी, तो इस स्कीम के अंतर्गत काफी काम हुआ है और उसके रिजल्ट्स भी कुछ हद तक दिख रहे हैं, परंतु अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। तो यहाँ पर हम सरकार को विफल मान सकते हैं। फिर यदि स्पोर्ट्स की बात करें तो कई स्कीम्स चलाई गई, जैसे टॉप्स इत्यादि। अब स्पोर्ट्समैन को पहले से अधिक सुविधाएं मिल रही हैं और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी देश का सुधर रहा है। यदि हम मैनिफेस्टो की प्रोमिसेस को पूरा देखें तो आप पाएंगे कि मैक्सिमम काम किए गए हैं। एग्रीकल्चर रिलेटेड कार्य बचे हुए हैं। एक एक स्कीम को यहाँ पर पूरा एनालाइज करना एक चैप्टर में संभव नहीं था, पर आप अपने आप भी इस एनालिसिस को कर सकते हैं। हमने उन स्कीम्स को टिक किया है जो या तो पूरी हो चुकी हैं या जिन पर हम सही राह पर चल रहे हैं। लेकिन इन मैनिफेस्टो और प्रोमिसेस के परे भारत को क्या चाहिए, वो अगले अध्याय में देखते हैं। देखिए, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है ना, उसमें केवल महिलाओं और बेरोजगारों के नाम पर बांटी जा रही रेवड़ियां ही भारत के बजट का 10% पार कर जाती हैं। परंतु कांग्रेस का घोषणा पत्र और भी बहुत आगे तक जाता है। इस घोषणा पत्र में किसानों और छात्रों की कर्जा माफी को डाला गया है, पर इससे भी कहीं आगे जाकर किसानों को 23 की 23 फसलों पर एमएसपी दी जाएगी, ये भी कहा गया है। सरकारी अनुमानों के अनुसार एमएसपी का जो खर्चा है वो 23 की 23 फसलों पर यदि दिया जाता है तो 17 लाख करोड़ रुपए सरकार को देना होगा किसानों को, विच मीन्स लगभग 50% बजट भारत का जो है और एक प्रकार से रेवड़ी बांटने में चला गया। रफ अनुमान के अनुसार ये खर्चा अगर 10 लाख करोड़ भी होता है तो भी लगभग 35 से 40% बजट भारत का इसी काम में चला जाएगा और ऐसे देश वेनेजुएला ही बनते हैं। फ्री में घर बैठे जो व्यक्ति 1 लाख कमा रहा हो उसे काम करने की क्या आवश्यकता है। देश में नकारे लोग बढ़ेंगे इससे, जिससे देश की अर्थव्यवस्था नीचे गिरनी तय है। वैसे ये वादे जितने किए जा रहे हैं ना, वो पूरे नहीं होने वाले हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कांग्रेस के वो व्यक्ति कह रहे हैं जिन्होंने मैनिफेस्टो बनाया है। That's hypothetical, Karan, because there is no word mention of the word 23 crops. There's no mention of the word formula. There's no mention of any of that. Hang on a second. How many crops then will be covered by your legally guaranteed if not 23? Those are matters of detail. See, the thing No, it's not a matter of detail. Forgive me. क्या भारत कश्मीर में उन्हीं पत्थरों से फूटे अपने सैनिकों के माथे देखने के लिए तैयार है जो पत्थर 370 के पश्चात लुप्त हो चुके हैं? क्या भारत उन देशद्रोहियों का अट्टहास देखने के लिए तैयार है जो भारत की भूमि पर भारत के टुकड़ों के नारे के साथ भारत की राजधानी को रक्त रंजित कर देते हैं? क्या भारत की माटी को मस्तक पर तिलक लगाकर इतराने वाला भारतीय योद्धा अपने हथियारों को कानून के प्रश्रय में खुला घूमता देख पाएगा? क्या भारत की कई और पीढ़ियां अपने पुरखों के इतिहास का मान मर्दन औरंगजेब के महिमा मंडन के रूप में देखने को तत्पर हैं? क्या आपको वो सड़कें नहीं चाहिए जिनके प्रयोग से लद्दाख में तैनात आपके सैनिक बेटे तक युद्ध की सामग्री शीघ्रता से पहुंच जाए? तीव्रता से बनते एयरपोर्ट, बंदरगाह, रेलवे स्टेशन या मेडिकल कॉलेज आपके लिए बन रहे हैं।
साम्यवादियों के द्वारा पोषित द्विलिंगी चतुरंडकोशधारी चमन जो है वो चीन का दरवाजा खटखटा सकते हैं, परंतु आपके पास केवल एक यही देश है और विश्व में एक ऐसा कालखंड चल रहा है जब रूस, यूक्रेन और नाटो ये देश युद्ध में हैं। इजराइल, फिलिस्तीन और ईरान युद्ध में हैं। विश्व के अनेक देशों में उपद्रव के बादल हैं। चीन भारत को युद्ध के लिए ललकारता है। क्या ऐसे में भी भारत को अपनी सड़कें नहीं बनानी चाहिए? अर्थव्यवस्था को तीव्र नहीं करना चाहिए? निर्णय आप कीजिए। ऐसी स्थिति में आपको एक सशक्त सरकार चाहिए या पंगु? कमेंट्स में आपके निर्णय का इंतजार रहेगा। वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए क्योंकि यह जानकारी चुनावों के समय दिग्भ्रमित लोगों का मस्तिष्क सही कर सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना छोड़ें। स्क्रीन पर दिख रहा दूसरा वीडियो अवश्य देखें जो आपको ओवैसी की जीत या हार के बारे में बताएगा हैदराबाद में। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।